गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों और आप सभी को धन्यवाद। कल हमने एक वीडियो बनाया था बेटा, एक वीडियो उसका बनाया था सैम्पल पेपर फर्स्ट का सीबीएसई का, बट वो बहुत अच्छी क्वालिटी में है। तो आज हमने रात में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मैंने पीपीटी बनाई। पीपीटी के माध्यम से आज काफ़ी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा और आई होप आप लोग खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फिर से एक बार गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। खूब अच्छे से आप मेरे वीडियो को देखिए, बेहतर करिए, बेहतर सोचिए। तो बेहतर चीज़ बेहतर ही होती है बेटा, उसमें कहने की बात नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए है वीडियो, क्लास 12 के लिए देखिएगा। सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटा जो पहला है, ये पहला दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। दूसरी भी उसकी प्रॉपर्टी है, तीसरी यही नहीं लग रही है उसकी प्रॉपर्टी, चौथी भी उसकी प्रॉपर्टी है। इसका कहने का मतलब हमारा हुआ कि पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। और आप बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस का होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आउटसाइड होती है, इसके अंदर बेटा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पे पोटेंशियल क्या हो, सेम। फिर अगला दूसरा पॉइंट पोटेंशियल क्या हो, सेम ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि नहीं? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये कभी क्रॉस नहीं करता है एक दूसरे को, या इसके इनके बीच का जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि एक ही चीज पे है फाइनल एडिशन, उसका जो माइनस करेंगे जीरो आएगा, ठीक है बेटा। और हाँ, कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं बनाता है कौन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, वो कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं बनाती, वो बनाती क्या है, इस प्रकार का बनाती है, इस प्रकार का बनाती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो वो कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं बनाती, नॉन यूनिफॉर्म जो होती है वो कंसेंट्रिक स्फीयर बनाती है, ठीक है। आगे चला जाए, आगे देखा जाए खूब ध्यान से, खूब अच्छे से, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाए, दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम चर्चा करें तो सेकंड क्वेश्चन पे चर्चा करें। आइए देखा जाए सेकंड क्वेश्चन, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे चर्चा किया जाए, आपके सेकंड क्वेश्चन पे शुरू कर दिया जाए इस पे चर्चा। हाँ बेटा आ जाइए, देखिएगा ध्यान से। An electric dipole placed in an electric field intensity इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस इक्वल कितना दिया गया है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? एट एंगल 30 मतलब थीटा इक्वल बेटा 30 डिग्री दिया है, और एक्सपीरियंस है टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन। जो टॉर्क है टाउ है कितना है, 4 न्यूटन मीटर है। द चार्ज ऑफ द इक्विपोटेंशियल, द चार्ज ऑफ द डाइपोल, मतलब उस डाइपोल का चार्ज पूछ रहा है, और उसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2l याद रखिएगा, डाइपोल के बीच की लेंथ कितनी होती है, 2l होती है, जो 2 × 10⁻² मीटर है। 2 सेंटीमीटर था, इसको मैंने उसमें चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। अब इसकी बात अगर करने चले तो इसके फार्मूला आप लोगों को पता है, टाउ इक्वल p sin थीटा, ठीक है। टाउ p का क्या होता है, 2l × q e sin थीटा, ठीक है। q इक्वल बेटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा टाउ अपॉन 2l e sin थीटा हो जाएगा। तो q इक्वल टाउ, टाउ की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास है, 4 अपॉन 2l की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻² इनटू e की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁵, ठीक है बेटा। sin थीटा मतलब 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 हो गया, कैंसिल आउट। तो बचा कितना आपके पास, 2 × 2 = 4 बचा 2 अपॉन, देखिए 5 में से 2 गया कितना बचा, 3, 10 की पावर 3 ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 10 की पावर -3, तो इसको हम कहेंगे 2 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन कौन सही है इसमें, 2 माइक्रो कूलम, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है बेटा? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग आए होगा, आप लोग को समझ में आया होगा।
एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। जैसे अगर देखिए बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैं रिफर कर दूंगा कि भैया वहाँ से आप पढ़ लीजिए, उस बुक से पढ़ लीजिए, वो आपको वहाँ मिल जाएगा, तो मैं उसको रिफर कर दूंगा। लेकिन जितने सोल्यूशन के हैं, न्यूमेरिकल टाइप के हैं, वो सब सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरू किया जाए। और हम याद रखिएगा हमारा नया यूट्यूब चैनल है अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट, और ये आप सभी लोगों का चैनल है। थोड़ा इसको ग्रो कराइए। ग्रो कराने का मतलब फ्री ऑफ कास्ट हर बैचेज चलेंगे, एनडीए जेईई नीट जितनी भी बैचें हैं सब कुछ इस चैनल पे चलेंगे, फ्री ऑफ कास्ट चलेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, एक रुपये नहीं लगना है आपका। जान लीजिए कि आप विदाउट फी में रहेंगे, उसका कोई फी नहीं लगना है बेटा। ये सोच लेंगे आपके सर फी लगना है, तो कभी फी नहीं लगना है, एक रुपये फी नहीं लगना, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए ध्यान से, गजब की बात है भैया। हाँ बता जाइए। चलिए याद रखिएगा, आपको पता है सीबीएसई क्वेश्चन बनाती कैसा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाती है। और आप सोचेंगे कि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लूँ आ जाए, तो कभी नहीं आएगा। कुछ और पढ़ लूँ आ जाए लाइन बाय लाइन, नहीं आएगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सैंपल पेपर कम से कम 8-10 साल कर लीजिए। मैं भी 8-10 सैंपल पेपर साल कराऊंगा, 8-10 सैंपल पेपर साल कराऊंगा, और डेली आपको मिलते रहेंगे, आपकी दिक्कत नहीं। कल वाली जो वीडियो बनाया था उसके लिए आई एम सॉरी, उसका रीजन ये है कि बहुत बेहतर नहीं था वो, लेकिन आज वाला जो रहेगा बहुत बेहतर मटेरियल, कंटेंट सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, अ मेटलिक प्लेट एक्सपोज टू व्हाइट लाइट इमिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। देखिए याद रखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम उसका होगा फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं दो लाइट की बात करूं, एक रेड की बात करूं, एक वायलेट की बात करूं, क्यों रेड वायलेट की बात करूंगा? इनके बीच किसका स्पेक्ट्रम बनता है? ठीक है, रेड वाले की जो लैम्डा होता है ग्रेटर होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ कह लीजिए, न्यू कह लीजिए, जो भी ये लेस होती है। इसका लैम्डा लेस होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? ग्रेटर होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेटर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ग्रेटर है? वायलेट की। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आप सभी सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, एसएससी बोर्ड स्टूडेंट्स और यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग इस मोड़ पे आ चुके हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब मुड़ के मत देखिए, अपना मंजिल अपना रास्ता खुद बनाइए। ठीक है ना, और अपना मंजिल अपना रास्ता सब लोग बनाते हैं बेटा, तो हम क्यों ना बनाए? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ आएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, क्या है? When alpha particle are sent through a thin gold foil, most of them goes straight the foil because, ठीक है, straight through the foil because। देखिए इसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है जब रदरफोर्ड ने, ठीक है, जब ये काम किया था, उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया था एक थिन गोल्ड फाइल पे, तो उन्होंने ये चीज देखा था, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ डाइवर्स हो जा रहे हैं, कुछ सीधे निकल जा रहे हैं। लेकिन जो सीधे निकल जाए, स्ट्रेट लाइन जो चली जाती थी, उसमें वो बताते थे कि मैक्सिमम एटम के अंदर का मैक्सिमम भाग स्पेस खाली जगह है, उस खाली जगह से स्पेस जाती थी। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल कॉस्मिक चार्ज, इससे कोई उसका मतलब नहीं है। The mass of an alpha particle is more than the mass of electron, ये भी लेना देना नहीं है। Most of the part of an atom is empty space, ये हो सकता है। अल्फा पार्टिकल मूव विद हाई वेलोसिटी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि स्ट्रेट जाना मतलब डाइवर्ट नहीं होना, मतलब वो जगह खाली होनी चाहिए, कहीं से टकराए नहीं। स्पेस क्या होगा? एम्प्टी स्पेस। ये ऑप्शन बेटा हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा 5 में। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, 5 वाला क्वेश्चन खूब खूबसूरत क्वेश्चन और खूबसूरत चीज खूबसूरत ढंग से ध्यान दी जाती है। चलिए क्या है बेटा? खूबसूरत
एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस इन वन डायरेक्शन विल बी द मैग्नेटिक फोर्स बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में जब जाएगा, इसका देखिए राइट हैंड थंब रूल से जब हम देखेंगे ये चीज, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे पॉजिटिव जा रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से पैरेलल हो जा रहा है। मान लीजिए एक्स एक्सिस में जा रहा है, फिर वाई एक्सिस में क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन विल बी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन। इसका मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो करंट अगर वाई का ऊपर है तो करंट उसका नीचे फ्लो होगा। तो आप जब ऐसे घुमाएंगे तो इनवर्ट डायरेक्शन जाएगा। कौन सा इनवर्ट जाएगा, जेड वाला जाएगा, किसका, माइनस वाले की साइड जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए तीन हमारे पास एक्सिस है, दिखाएं आपको तीन एक्सिस, हमारे पास तीन एक्सिस है, आइए देखा जाए तीन एक्सिस। एक एक्सिस ये है, ठीक है, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंटर कहां से किया, इसके एक्स से, और पैरेलल किसके ऊपर, वाई के। इधर जाना तो करंट किधर फ्लो करेगा, नीचे फ्लो करेगा। जब अपने थंब को उधर आप रखेंगे, जब इसको घुमाएंगे तो किधर वो दिखाएगा, इनवर्ट, अंदर की तरफ दिखाएगा, मतलब जेड डायरेक्शन अंदर की तरफ दिखाएगा। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन कौन सही होगा इसमें, पांचवा, इसकी जाति क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, चलिए इसकी चर्चा कर लीजिए थोड़ा सा, खूबसूरत बात है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है सबको। The relative permeability of a substance X is slightly less than the unity and that of substance Y is slightly more than the unity। मतलब relative permeability अगर 1 से छोटी है तो ये डायामैग्नेटिक कहलाता है। कौन कहलाता है, डायामैग्नेटिक। relative permeability बड़ी है 1 से तो पैरा कहलाता है, अगर बहुत बड़ी है 1 से तो फेरो कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब लेस देन यूनिटी डाया, और उसके बाद कह रहा है कि दैट सबस्टेंस इज स्लाइटली मोर देन, थोड़ा सा, इसका मतलब पहला, तो डाया पहला एक्शन नंबर डी से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, क्लियर, एकदम क्लियर। देखिए ये चीज ध्यान देना, कहीं लड़ा मत देना, नहीं तो मामला पूरा एकदम चौपट कर दोगे, ठीक है। रिलेटिव म्यू आर लगा दें, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, म्यू आर, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिएगा, हाँ इसकी चर्चा करेंगे, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उठाया गया है हिमालय के पहाड़ से उठा के लाया गया है, सीबीएसई पर उठा के डाल दिया गया। चलिए हिमालय के पहाड़ से आ गया, क्या है, एन मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम रीड्स अप टू 1 एम्पीयर, द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पीयर। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है डिवाइस होती है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होती है, जो उसका कॉइल होता है बहुत सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर का कॉइल। अगर करंट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो कॉइल टूट जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें शंट लगा दिया जाता है। शंट क्या करता है जानते हैं, शंट एक रेजिस्टेंस होता है, बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, जो करंट को अलाउ कर देता है जाने के लिए, तो अपने पास से, ठीक है। तो जो गैल्वेनोमीटर में गया तो गया, नहीं तो उसको क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, भैया आप जाइए उधर शंट से, फिर अमीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। शंट एक बहुत छोटा स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। शंट और कुछ है नहीं, ठीक है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। शंट का है बेटा एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए आइए एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.81, एक अमीटर है जिसका मतलब वो आप कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर ही कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ, वो कहता हूँ जी इक्वल 0.81 कह दिया, और रीड अप टू द 1 एम्पीयर, मतलब सुन लीजिए, मतलब आईजी इक्वल कितना एम्पीयर, 1 एम्पीयर। द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट इंक्रीज द रेंज ऑफ, मतलब वैल्यू आपको बताएंगे शंट की, इंक्रीज द रेंज ऑफ 10 एम्पीयर, मतलब आई इक्वल कितना है बेटा, 10 एम्पीयर। तो फार्मूला होता है एस इक्वल
आई जी गुणे जी अपन आई माइनस आई जी। ठीक है, आई जी कितना है बेटा 1, आई कितना है 0.81 अपन आई कितना है 10, 10 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 0.81 बाई 9। इसका मतलब जब ये करेंगे 0.09 ओम, 0.09 ओम। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी बेटा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको करना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। चलिए ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, थोड़ा पेन चॉइस कर लें, पेन चॉइस करने के बाद शुरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, an electron with angular momentum moving around the nucleus has a magnetic moment given by। ठीक है, an electron with angular momentum तो और moving around the nucleus has a magnetic moment। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल बताइए जल्दी, एन आई ए। ठीक है, निया 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 एन आई ए निया। ठीक है, तो मैग्नेटिक एम इक्वल आपका हो जाएगा, एन इक्वल आपका कितना है भाई, कॉइल तो बोला नहीं, राउंडिंग 10^1 मान लीजिए। आई होता है चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन, चार्ज चार्ज अपॉन टाइम मान लीजिए। एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे है कोचिंग में, हमारे कोचिंग से वीडियो बनाते हैं, थोड़ा टी टा पी पा की आवाज आती रहेगी थोड़ा, क्योंकि जाते हैं सब लोग ना, तब बहुत शौक में हारन मारते हैं, क्योंकि जब किसी के पास थोड़ा नया नया चीज आ जाता है तो हारनिया बहुत तेज मारते हैं, तो हारन मारते हैं। तो इसीलिए दिक्कत आएगी, तो आप लोग घबराइएगा मत, इसकी व्यवस्था की जाएगी, जल्द से जल्द की जाएगी, क्योंकि शुरुआत करने से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो बेटा एम इक्वल हो जाएगा ई। अब बताओ टाइम इक्वल क्या होता है? तो कोई आपसे पूछे टाइम इक्वल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर अपॉन वी। सर ये क्या है? क्योंकि किसके अराउंड घूम रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर आर्बिट। सर्कुलर मतलब 2 पाई आर, उसका सरकमफ्रेंस हो गया, और वेलोसिटी मतलब v हो गई। इसका मतलब e अपन इसको रख सकते हैं 2 पाई r, और v को मैं ऊपर लेते जाऊं क्योंकि अपन में है, इनटू पाई r स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल। ये हम इक्वल बेटा v r इनटू e अपॉन 2। कुछ बचा तो क्या? अच्छा, आप जानते हैं क्या, वी नो दैट जो क्या नाम उसका होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एल इक्वल होता है एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल कितना होता है? एम वी आर। तो कितना हो जाएगा? अब इधर मैं ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करूं, एम अपॉन एम, इसका मतलब एम इक्वल, देखो एम वी आर किसका फार्मूला हो जाएगा बेटा? एल। तो ई इंटू एल अपॉन 2m। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है ई, हाँ भैया ए वाला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन सही। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप लोग खूब अच्छे से नोट करिएगा। चले आगे बढ़ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई एम से करते हैं, यह मास है। ठीक है, यह मास है यार, कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ये, क्वेश्चन नंबर 9 का ये, इसके बहुत गजब का क्वेश्चन। चले शुरू करें। ठीक, शुरू कर रहे हैं। देखिएगा कल भी इसको डाले थे, लेकिन बेटा बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी उसकी, इस बात से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी। जब बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी तो उस चीज को लेना भी कोई दिक्कत नहीं होती। द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर, द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर स्टॉप्ड अप बिकॉज। इसका मतलब क्या होता है? बहुत गजब की चीज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए कितना गजब का होता है कि भैया अगर मान लीजिए आपको लखनऊ से लेके आगरा तक, ताजमहल तक जाना है, क्या लेके? वायर लेके। ठीक है, तो अगर हाई करंट आप देते हैं तो उसके पावर का लॉस होता है। पावर का क्या होता है? लॉस। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से वायर होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस वायर पे जब आप चीजें करते हैं तो पावर का क्या होता है बेटा? लॉस होता है। तो इन्होंने यही चीज कहा कि अगर P इक्वल आई स्क्वायर आर जो हमारा होता है, ठीक है, पावर लॉस को कैसे कम करें, इसका मतलब आई हमें मिनिमम करना पड़ेगा, अर्थात डिक्रीज करना पड़ेगा। आर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई को मैं क्या करूँ बेटा, मिनिमम करूँ। आई को मैं जैसे मिनिमम करूंगा शायद तुरंत P इक्वल वी आई से चीजें आएंगी, आई मिनिमम वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम। तो पावर आपकी, अब देखिए पावर क्या करनी है आपको, कांस्टेंट करनी है। कांस्टेंट मतलब स्थिर करनी है, लॉस ना हो, ठीक है ना, कांस्टेंट करनी है। तो आई को मिनिमाइज कीजिए, मतलब रिडक्शन ऑफ करंट, करंट को रिडक्ट कीजिए। जैसे आप करंट को रिडक्ट करेंगे तो आपको पता है स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। और जब आपके वोल्टेज बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब आपकी जो पावर होगी लॉस नहीं होगी, कांस्टेंट रह जाएगी। पावर लॉस इज कट डाउन, पावर क्या होगा, कट डाउन। मतलब ए और सी दोनों सही है, तो ए एंड सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी सही। कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। क्लियर हो ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, खूबसूरत खूबसूरत सुहाने पल, खूबसूरत चीजें, चीजें जो खूबसूरत होती हैं वो मिलती कहाँ है सबको जल्दी, है कि नहीं है। खूबसूरत चीजें जल्दी सभी को मिलती नहीं है। तो अबाड़ा कबाड़ा पा जाएंगे, खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे, खूब बढ़िया से नौकरी पा जाएंगे, तो खूबसूरत चीजें भी पा जाएंगे। चले, the diagram below show the electric field and magnetic field be component of the electromagnetic wave at the certain time। आप लोग समझिए, अपने थंब को क्या करिए, फैलाइए, थंब को फैलाइए, ठीक है, ऐसे रखिए और चाहिए ई से बी की तरफ, ई से बी की तरफ। थंब किधर इंडिकेट कर रहा, बाहर। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू ई एंड बी एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। पैरेलल एंड पैरेलल तो हो नहीं सकता, पैरेलल हो नहीं सकता, पी एंड आउट ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। बाहर दिखा रहा है ना, प्लेन ऑफ द पेपर। यार सॉरी बी नहीं सही है, बी नहीं सही है, बी नहीं सही है सारा। परपेंडिकुलर टू ई एंड बी, आउट 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 मतलब बाहर बाहर, इन अंदर नहीं बाहर जाएगा, किधर जाएगा, बाहर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए से, क्योंकि ई से बी की तरफ जाता है, ध्यान दीजिएगा। ई से कहां जाते हैं, बी की तरफ जाते हैं। आ जाइए थोड़ा इनसे मुलाकात किया जाए। ये मेरे भैया अच्छी चीजें हैं, तो अच्छी चीजों में अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाए, है कि नहीं है। चलिए आ जाइए, देखिए इनके आंसर भी है, इनके सब कुछ भी है। तो थोड़ी सी रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि मैं पेन में बार बार देना पड़ रहा है, खेल कर लीजिएगा थोड़ा। चलिए शुरू करें। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, मतलब R इक्वल आपका कितना है, 100 ओम है, ठीक है। करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स और थ्रू इट द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम इज शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। मतलब आपको पूछा है d5, आंसर किसका बताना है, d5 क्लियर। चलिए, तो वी नो दैट ई क्या है, ईएमएफ इक्वल माइनस d5/dt। देखिए माइनस क्या करता है, अब मतलब वो बताता है भैया जिससे उत्पन्न होता है उसी का अपोज करता है। तो नेगेटिव आप यहाँ लगाएं या ना लगाएं, आपसे उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगी, तो हटा भी देंगे नहीं हम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो d5 इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, e into dt। ई ऐसे बना देना, नहीं तो तुम लोग चक्करिया जाओगे तो मामला खराब हो जाएगा। ई इंटू हो जाएगा dt, ठीक है। ई इक्वल क्या होता है, I/R कितना होता है, I/R इंटू I/R इंटू क्या होता है, dt इक्वल I/R होता है ना। जल्दी बोलिए, हाँ I/R नहीं होता है, बहुत बढ़िया होता है, कैसे क्या करना होता है, मतलब जो मन का है सो कह दोगे, हम कुछ कह ही ना पाए, हैं। चलिए शुरू करें। तो देखिएगा ध्यान से खूब अच्छे से, कितने ओम का मामला था, d5i into r, i into r v equal i r। अरे बाप रे बाप, क्यों नहीं कह दिए, बताए नहीं होता सर जी, इतना गलत चीज बताओगे। i into क्या होता है, r होता है, i into क्या होता है, r होता है। चलिए i into r हो जाएगा। चले
डी फाई इक्वल आई इंटू आर डी टी, आई इंटू आर डी टी हो जाएगा। तो डी फाई इक्वल आर की वैल्यू कितनी है 100 ओम है, तो लिख लो 100 इंटू आई डी टी। आई डी टी बड़ा खतरनाक चीज है, तो आई डी टी यही तो है। क्या है आई डी टी? तो मैं कहूंगा आई डी टी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। आईडीटी क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब डी फाई इक्वल 100 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब हाफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज बेस? 0.5। व्हाट इज हाइट? 10। बोलो सही कि नहीं सही? तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो डी फाई इक्वल बेटा पहले इसका एक जीरो इसके पॉइंट को हटा देगा 5, 25 हो जाएगा। मतलब 25 5 से 25 हो जाएगा। तो 10 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि एक जीरो इसके पॉइंट को हटा दिया। 5 से 25 दाम 250, 250 क्या क्या वेबर, 250 वेबर हो गया। आंसर कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर डी सही है, 250। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। ये चीजें देखिए, ऐसा कहाँ आप लोग पढ़ते हैं। ऐसी पढ़ाई करिए बेटा, तब से बेसी आप खूब अच्छे से नंबर लाएंगे मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मुन्ने मुन्ने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर बड़ा आसान है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट द हाइड्रोजन एटम En इक्वल टू है माइनस रहेगा। देखो जो वो किया है, क्या नाम उसका है, सेलेक्ट करने वाला व्यक्ति, वो इस पे कर नहीं पाया है, सेलेक्ट कर दे रहे हैं वहां माइनस। हाँ En इक्वल क्या रहेगा? 1 मिनट के रुक जाइएगा, 1 सेकंड कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा। हाँ चलिए हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो अभी दिखा रहे हैं आपको। हम माइनस कर दे रहे हैं वहां पे। En इक्वल माइनस रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिए, माइनस हो जाएगा En इक्वल माइनस। ठीक है, तो जब कोई एनर्जी माइनस होती है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर बाहर निकाल पाएगी? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट दैट, ये दिखा दे कि नेगेटिव एनर्जी से कुछ होने वाला नहीं होता है। नेगेटिव एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अंदर का अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, चलो बेटा हम आगे चलते हैं, ध्यान दें इस बात को। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसरेशन रीजन आ गया क्या? ऐसे हाँ लग रहा है आ गया है। चलिए देखें इसको, एसरेशन रीजन को थोड़ा। For question 13 to 16, two statements are given on labeled assertion and other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the option is the given below. पहला है if both assertion and reason are true and reason is correct explanation of it. If both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of it. If assertion is true but reason is false. If both assertion and reason are false. ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से, ठीक है ना, जब इस प्रकार से है तो कहानी बढ़ जाएगी। तो सबसे याद रखिएगा, सबसे मतलब 13 से लेके 16 तक मतलब 4 क्वेश्चन आपके मिलेंगे एसरेशन और रीजन के, और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा एसरेशन और रीजन में। चलिए हम शुरू करें पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब तो कहोगे सर हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन सर जी समझाएंगे बेटा आपको, इसीलिए तो मास्टर साहब है। तो विश्वास करिए, ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलते हैं, शुरू करते हैं। एसरेशन है फॉर द रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। कितनी गजब की बात कहा है। फॉर द रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यस यस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, मतलब जितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, जितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई इंटेंसिटी और करंट, जितना करंट उतना वो, मतलब एसरेशन क्या है आपका? सही है। एसरेशन क्या है? सही है। क्लियर है? रीजन क्या है? ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्बिंग, मतलब ये सरफेस है, जितनी आएगी उतने ये क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, उतना एब्सॉर्ब करेगा।
The energy quanta and greatest number of electron coming out the metal, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर, जितना फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि रीजन भी सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एक्सप्रेशन का। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्रेशन। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्रेशन का। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। मतलब एक्सप्लेनेशन दोनों ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो ए तेरे क्वेश्चन नंबर 13 वाले का कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी भी नहीं चाहिए, खूब अच्छे से जानकारी रखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 का है, क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाइए, 14 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा ध्यान से। हाँ, putting p-type semiconductor slab directly in a physical contact with n-type semiconductor slab cannot form the p-n junction। सही है, सही है कि अगर कोई पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके रफनेस खुरदुरेपन से तुरंत कांटेक्ट में नहीं ला पाएंगे आप उसको। इसका मतलब कि पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कांटेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर कैन नॉट फॉर्म द पीएन जंक्शन। डायरेक्ट आप नहीं करेंगे उसको, घिस पीट के खूब बढ़िया से बैठाएंगे क्योंकि उसके अंदर रफनेस होती है, जो रफनेस होती है उससे दिक्कत आएगी। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या है बेटा, राइट है। एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, राइट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जब मेरा एक्सेलरेशन राइट है तो कहता है रीजन कहिए, द रफनेस एट कांटेक्ट विल बी मच मोर देन इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग एंड कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज कैरीज इज नॉट पॉसिबल। एकदम सही है। जिस रफनेस की अभी मैं चर्चा कर रहा था वो रफनेस यहाँ मिल गया। अगर इसको आप नहीं हटाएंगे तो आसानी से उसको आप ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं, और ज्वाइंट नहीं कर सकते तो ये करंट पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एक्सप्रेशन का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ हाई पोटेंशियल एनर्जी when it is at a location associated with a negative value of potential and has a lower potential energy when at a location associated with a positive potential। बड़ी गजब की बात है, बड़ी गजब की बात है। An electron has higher potential energy when it is at a location associated with a negative value of potential and has a lower potential energy when at a location associated with a positive potential। फिर ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। एक्सेलरेशन तो आपका सही है, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट अ लोकेशन associated with a negative value of potential and has a lower potential energy when at a location associated with a positive potential। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, ये गलत है। वो लोअर से हायर हो जाता है, जैसे पॉजिटिव, ये कैसा होगा दिखाएं आपको। ये पॉजिटिव हो गया मेरा, बैटरी का कौन सा टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कौन सा नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन जाता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, हायर पोटेंशियल लोअर नहीं, लोअर से हायर जाता है, लोअर से हायर जाता है। इसका मतलब रीजन आपका गलत है। तो रीजन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होना चाहिए। देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ सी ही सही होगा। चलिए देखा जाए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी ही सही होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि रीजन एक्सप्रेशन राइट है और रीजन आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन आ गया, 16। बात करें 16 का। Propagation of light through an optical fiber is due to total internal reflection taking place at the core colliding interference। आइए पहले उसकी चर्चा करें कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, पेट की जितनी बीमारियां होती हैं इससे की जाती हैं, ठीक है। तो इसको देखें, थोड़ा ध्यान दें।
TIR इसके अंदर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसके ऊपर वाले को क्लैडिंग कहते हैं, CLADDINC, क्लैडिंग, ठीक है। अंदर को कोर कहते हैं, CORE, अंदर वाले क्या बोलते हैं बेटा, कोर, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा ध्यान से कि TIR कहाँ होता है, जिस मीडियम से लाइट पास करती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। तो वही पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेरेंस, प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही है, TIR से होता है, मतलब असर्शन आपका राइट है। अब रीजन क्या है, याद रखिएगा, TIR वही होगा जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा, और जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा वहीं कोर होता है, ठीक है। अंदर ही ज्यादा है तो अंदर कोर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर, नो 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 नो, रॉन्ग रॉन्ग, और देन द कोर, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल ऑफ द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन द ऑफ द क्लैडिंग। क्लैडिंग का नहीं ज्यादा होता, कोर का ज्यादा होता है, TIR कोर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रीजन आपका गलत बेटा, रीजन गलत है। फिर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, असर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है बेटा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ सेक्शन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन आ गया, सेक्शन बी आ गया, ठीक है। सेक्शन बी में आएगा, थोड़ा कुछ चर्चा करें, कुछ बातें करें, नई नई चीजें आएंगी, यहाँ मिलेंगी, लोग आएंगे लोग जाएंगे, सप्ताह के चलता रहेगा चल। नेम का डिवाइस विच यूटिलाइज यूनिलैटरल एक्शन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट AC इनटू DC। हाय देखा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया बताइए AC से DC में कौन कन्वर्ट करता है, सेमीकंडक्टर में याद करिए आपने पढ़े होंगे, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है AC से DC में, पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को लगाने के बाद कौन आंसर इसका क्या होगा, रेक्टिफायर। आंसर दे देना 1 नंबर में, रेक्टिफायर, क्लियर है। चलो ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर मिल गया। दूसरे नंबर की तैयारी करिए, आइए ड्रा करें ना, चलिए करते हैं। तो उसका नाम बताइए क्या है, रेक्टिफायर, क्या नाम है, हाँ इसके आंसर का नाम है रेक्टिफायर, ठीक है। ड्रा करें, आइए ड्रा करते हैं, डायग्राम ड्रा कर रहे हैं बेटा। V इक्वल V0 sin ओमेगा t, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ये कॉइल है, फर्स्ट कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है। अब यहां कौन सा कॉइल होगा, ये कौन सा कॉइल होगा, सेकेंडरी कॉइल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एक जंक्शन, यहाँ भी एक, इसको हम D1 बोलेंगे, और यहाँ एक जंक्शन आप लगाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, D2 बोलेंगे, ठीक है बेटा। PN, ठीक है। आइए लगा दिया आपने। अब यहीं पे आप देखिए, यहीं पे आप क्या करेंगे, ध्यान से, यहीं पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दीजिए RA, हो गया। इनपुट पूछा था, आउटपुट की बात ही नहीं किया, आउटपुट बात नहीं किया, 1 नंबर आपने आंसर आ गया। बात समझे कि नहीं समझे, S1 एंड S2 पॉइंट रिलेशन हो गया आपका। देखिए 2 नंबर कितना आसानी से मिल गया, एक रेक्टिफायर है ये, और इसी में आप खूब एकदम बकरा डॉक्टर लिखते चले जाएंगे ना, तो काट लेना, वो कहेगा आप पूछेगा क्या तुम किए का, है ना, तो नंबर मत कटवाइएगा भैया, इसको ध्यान दीजिएगा, इतना आपको करना रहेगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा गजब का क्वेश्चन है। कहेंगे सर कहाँ से सब क्वेश्चन आ जा रहा है, और हम लोग को सर जी पढ़ेगा नहीं कि स्कूल में, बताओ कैसे क्वेश्चन आ जा रहा है। देखिए आइए, द वेवलेंथ ऑफ y ऑफ द photon and the de Broglie wavelength of an electron of mass n has the same value। तो आइए ध्यान से देखिएगा, लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, H/v,
ठीक है, तो लैम्डा इक्वल एम वी वेलोसिटी और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आपकी होती है एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी क्या होती है एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि भैया आपकी कौन सी एनर्जी बात, काइनेटिक एनर्जी ई के कितना होता है, एक एनर्जी पूछा था कौन सा, एनर्जी ऑफ द फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, ईपी एनर्जी ऑफ फोटॉन है इसको काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो एक बात पूछेगा आपसे, वी इक्वल यहां से क्या निकालोगे, यहां से निकालोगे वी इक्वल h अपॉन m लैम्डा, रखे ले चल के वहां v इक्वल h अपॉन m लैम्डा, e के इक्वल बेटा हो जाएगा हाफ m, ध्यान देना नहीं तो खराब कर दोगे पूरा माहौल है, पूरा माहौल सत्यानाश। लो भैया ठीक है एकदम हो गया, h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक m से m क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बचा e के इक्वल बचा h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करके रिलेशन निकल जाएगा। तो EP अपॉन EP आइए डिवाइड किया जाए खूब अच्छे से, खूबसूरत सा डिवाइड। EP की वैल्यू बोलिए HC बाई लैम्डा, E के नीचे है ना, E के नीचे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। 2 लैम्डा, एक m बचेगा साहब, एक m बचेगा, एक थे m पे खा भी लगा सर ठीक ना, खा लेना है भैया, एक भुला के ना निकल देनी ना, खा लेना है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा भैया इसमें ई वाले में 2 हाँ m इंटू m, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर m इंटू बाई h। एक ऐसे h क्या कर दीजिए साहब मार दीजिए, एक लैम्डा लैम्डा क्या कर दीजिए मार दीजिए, तो बचा कितना है, जल्दी बोलिएगा जल्दी बोलिएगा, m c बाई h, h कैसे जाएगा यार, h का t स्क्वायर था, हम यार बगला है का है ना सर जी, h स्क्वायर का तो स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखिए ध्यान से, एक ऐसे h घटा एक h बच गया, कितना बचेगा भैया, तो बच गया 2 m लैम्डा c अपॉन h, वही चाहिए था हमको 2 m लैम्डा c बाई h। ये रिलेशन आपका प्रूफ हो गया। याद रखना मेरी बात को, ध्यान देना क्या है, h इक्वल लैम्डा इक्वल h बाई, इसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल h अपॉन m v, तो v इक्वल h अपॉन m लैम्डा, e इक्वल h बाई लैम्डा, e के इक्वल हाफ m v स्क्वायर, बेटा v की वैल्यू यहां रखो h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, e के इक्वल बेटा हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। जब यहां पे कहेंगे रिलेशन निकालेंगे h c अपॉन लैम्डा, h c अपॉन कितना हो जाएगा लैम्डा, अब आपको पता है 2 लैम्डा स्क्वायर m बाई 1 लैम्डा लैम्डा, एक h h कट गया तो 2m लैम्डा बाई c हो गया आंसर आपका, करेक्ट आंसर। आइए चलिए इसको ध्यान दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे है ना, 19 वाला है। हाँ चलिए शुरू करते हैं, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, खूबसूरत सा खूबसूरत नजारे इस सुहाने पर ये मुलाकात। याद रखिएगा आप लोग की हर बैच चलेंगे, नीट की बैच चलेंगी, जेई की बैच चलेंगी, फिर ये आपका और पढ़ाने वाले मैं ही रहूंगा। मेरा नाम है राकेश पांडे सर। सर लगा दीजिए भाई, थोड़ा सम्मान दीजिए तब मजा आएगा। सबको करूंगा, फ्री आप क्लास पढ़ाऊंगा, पैसा नहीं लेना देना यार, 1 रुपया नहीं लेना देना है, और पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को खूब बेहतर पढ़ाऊं, पूरी कोशिश करूंगा। A ray of monochromtic light passes through an equilateral glass plane in such a way that the angle of incidence is equal to angle of emergence। मतलब I equal to, according to question, I equal किसके और glasses 3/4 times the angle of bridge, किसके angle of किसके, हाँ I equal 3/4a, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको चाहिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन m इक्वल कितना फार्मूला हो जाता है 2i माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, 2i माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। ध्यान देखिए, याद रखिएगा इक्विलेटरल मतलब a इक्वल कितना डिग्री 60 डिग्री, a इक्वल 60 डिग्री होगा बेटा, यहाँ रखिए 60, i इक्वल 3 into 4 into 60, 15 चौके 60, 15 दिया 45, 15 दिया कितना हो जाएगा 45। चलिए डेल्टा m इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 2 गुणे 45 माइनस 60,
90 माइनस 60 इक्वल कितना डिग्री हो गया बेटा? 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना? तो डेल्टा एन इक्वल कितना हो गया? 30 डिग्री। चलिए खूबसूरत सी बात है। एन चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आइए एन म्यू इक्वल, म्यू कहिए या एन कहिए, मर्जी आपकी, जो कहना चाहते हैं। तो म्यू इक्वल sin m प्लस a बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। चलिए इसकी वैल्यू 30 है, a की वैल्यू 60 है। 60 30 90 जोड़ो तो 60, देखिए 60 और 30 90, 90 का आधा 45, sin 45 sin a बाई 2 मतलब 60, 60 का आधा 30, sin 30, sin 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, इसकी वैल्यू 1 बाई 2, 2 कहां चला गया ऊपर, तो 2 अपॉन रूट 2, इसको लिख सकते हैं रूट 2 इनटू रूट 2 बाई रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, मतलब रूट 2 आंसर। यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब 1.414। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कितने जल्दी बताया जाए चीजें, इस पर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का फुल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का आप देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट वाले में उसमें मिलेगा अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग डायपोल कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। कितना वोल्ट कनेक्ट है? 230 वोल्ट करंट है। इसका मतलब हम कहें सप्लाई 200 V को सप्लाई दोनों दे जा रहा है। तो इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पीयर which settles after a few seconds to steady current of 2.8 एम्पीयर। स्टडी करंट मतलब I इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? स्टडी करंट I इक्वल 2.8 एम्पीयर। इनिशियल I ना इक्वल कितना है? 3.2 एम्पीयर। व्हाट इज द स्टडी टेंपरेचर ऑफ द हीटिंग इफेक्ट मतलब T, और रूम टेंपरेचर कितना है आपका T ना 27.0 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा इक्वल 1.70 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, आइए फार्मूला देखते हैं। अरे सर जी गजब का फार्मूला बता रहे हैं, R इक्वल R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, R इक्वल रखिए बेटा V अपॉन I, सेम वोल्टेज है, V अपॉन I नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। V से भी कैंसिल आउट, तो इधर आइए I नॉट बाई I नॉट बाई I इक्वल कितना 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए देख लीजिए इसको, खूबसूरत सी चीज है। I नॉट की वैल्यू कितनी है? 3.2 अपॉन में कितना है बेटा? अपॉन देख लीजिएगा 2.8, इधर लाएंगे -1 इक्वल अल्फा डेल्टा T। क्लियर है? आइए थोड़ा इधर सॉल्व कर लें, तो कितना हो जाएगा? पॉइंट पे हटा दीजिए, सेम जगह है 32/28, तो 7 चौक 28 और 8 चौक 32, 8/7, 8 चौक 32, 8/7 -1 इक्वल अल्फा की वैल्यू दे दीजिए 1.7 into 10 to the power -4 into डेल्टा T। ठीक है, तो हो जाएगा 7 के 7, 8 में 7 क्या 1/7 और गुणे 1.70 into 10 to the power -4 इक्वल डेल्टा T। ऊपर ले जाइए इसको बेटा, तो डेल्टा T इक्वल हो जाएगा 1/7 into 1.70 into 10 to the power +4 का डेल्टा T। बेटा डेल्टा T की वैल्यू दो, इसको मैंने क्या, इसको मैंने सॉल्व करके कट किया तो लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है 840। कितनी आई? 840। डेल्टा T इक्वल होता है T माइनस T नॉट इक्वल 840, तो T इक्वल क्या हो जाएगा 840 डिग्री सेल्सियस, 840 और प्लस 27, तो T इक्वल अप्रॉक्सीमेट 8 20 60 67 डिग्री सेल्सियस आंसर। ये सवाल देखिए कितना गजब का सवाल है, ये खूबसूरत सा मोमेंट, खूबसूरत सा क्वेश्चन, सब कुछ खूबसूरत है बेटा, इसको ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, धड़ देखते बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आइए देखा जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 भी देखा जाए खूब अच्छे से ध्यान से। आपको पता है सो दैट द लीस्ट फॉरवर्ड डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f। यस, where f is the focal length of, चलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ है फोकस f, इधर 2f, इधर f डैश,
इधर 2f(x). ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे रखी गई है, गया लाइट, गई लाइट, भैया फोकस कहाँ बना 2f पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखिए तो फोकस कहाँ बनेगा 2f पे बनता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बनता है। अगर ये वैल्यू मेरी x है बेटा, a वाली x है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ से आपकी दूरी क्या d है, ये कितना हो जाएगी दूरी d माइनस x हो जाएगी। इसका मतलब इमेज आपका d माइनस x है, इसका मतलब u बराबर x हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, v बराबर कितना हो गया d माइनस x हो गया। ठीक है, मुझे चाहिए क्या f चाहिए, फोकस चाहिए, ये फोकस चाहिए f 1 by f इक्वल 1 by v माइनस 1 by बेटा क्या हो जाएगा u हो जाएगा, 1 by f इक्वल 1 by v 1 upon d माइनस x। क्लियर? और u आप पे याद रखिएगा नेगेटिव की तरफ से, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 by x हो जाएगा। एलसीएम बोलो, एलसीएम आपका हो जाएगा इधर ले जाएंगे x प्लस d माइनस x अपॉन x d माइनस x, x बेटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1 by f इक्वल बचा है d अपॉन x d माइनस x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई x d माइनस x स्क्वायर इक्वल f d। चलो इसको उधर ले जाओ, उधर जब पॉजिटिव हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x d और प्लस f d इक्वल 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रियल की बात करना तो डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया जाए, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू कैसी आती है रियल वैल्यू आती है। तो ये चीज अगर लगाएंगे रियल वैल्यू के लिए तो ये देखा जाए खूब अच्छे से, तो d इक्वल क्या होता है d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें b की वैल्यू कितनी है आपके पास d है, तो हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4ac 4 और फिर कितना है d बड़ा होगा ना, थोड़ा सा इसको हटाएं, हाँ d बड़ा बराबर होगा 0 पर जाएगा। ठीक है, हाँ b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस 4 हो गया ac 4a, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। ठीक है, d को उधर इधर इसको उधर लाइए, 4fd बड़ा बराबर होगा 4fd बड़ा बराबर होगा d स्क्वायर, एक d से d कैंसिल, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि d से d अगर आप कैंसिल कर दे रहे हैं तो d लेस देन 4 भी 1 मिनट रुकेगा, थोड़ा सा ही 1 मिनट के लिए रुके, यहाँ से हो गया d बड़ा होगा किसके 0 के, तो वहां रखेंगे d स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा d का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 ac मतलब आपका हो जाएगा ये 1 हो जाएगा fd इक्वल टू 0, तो d स्क्वायर इक्वल 0 4fd, d से d कैंसिल, अब सही है ये आपका 4f, तो रियल बनाएगा, कैसे बनाएगा रियल बनाएगा, ये चीज ध्यान दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 22, चले 22, अरे यार 22 पे चलना है ना, तो कैसे बोलते हैं 22 करना है। चलिए हाँ एक चीज देखिएगा, उसी का और करके क्वेश्चन है, और करने वाला कर लें एक बार, हो जाएगा सही रहेगा, थोड़ा आप लोग के लिए बेहतर चीज आ जाएगी। चले चलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस, इनके बीच की कितनी FO प्लस FE आईपीस। ठीक है, तो U इक्वल बेटा कितना माइनस FO प्लस FE हो जाएगा, U इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइए वैल्यू को लगाया जाए, तो 1 by FE इक्वल 1 by VE माइनस 1 by UE, तो कितना हो जाएगा माइनस 0 रखेंगे प्लस 1 upon FE इक्वल V प्लस 1 upon FO प्लस FE हो जाएगा, इसको इधर लाइए माइनस हो जाएगा, 1 upon V इक्वल 1 upon FE माइनस 1 upon FO प्लस FE, तो एलसीएम लो FE FO प्लस FE हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई
1/v इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना, FO प्लस FE माइनस FE, FE से FE मर गया, FE प्लस FE, FO प्लस FE, ठीक है। ये चीज आ गया VE का, तो VE इक्वल कितना हो जाएगा, FE FO प्लस FE अपान FE, हाँ FO, इमेज आ गया, ठीक है। पूछा क्या आपसे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो पहले लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला बेटा क्या होता है, आइए देखिए सर, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये देखो, लीनियर का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन V अपॉन U इक्वल क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो V की वैल्यू बोलो बेटा, V की वैल्यू कितनी आई है, FE FO प्लस FE अपान FO, ये किसकी वैल्यू हो गई, V की वैल्यू हो गई, ठीक है। आगे चलिए देखिएगा ध्यान से, इनटू किसकी वैल्यू होगी, V इनटू आ जाएगी, U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U को ऊपर ले जाएंगे भैया, U की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, माइनस, लेकिन यार लीनियर में माइनस नहीं होता है, पॉजिटिव रखना रहेगा, कौन रखना रहेगा, पॉजिटिव रखना रहेगा। तो पॉजिटिव रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 अपान FO प्लस FE मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे से, ये चीज कैंसिल, कितना होगा, FE अपान FO किसके इक्वल, L अपान कैपिटल L के इक्वल। देखो L अपान कैपिटल L इक्वल इतना लीनियर आ गया, लेकिन एंगुलर क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन FO अपान FE होता है। तो FO अपान FE करने में उलट दीजिए इसको, तो L अपान स्मॉल है, यही आंसर आ जाएगा। कितना बड़ा, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, लेकिन टेढ़ा है नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था, देखिएगा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए राइट करते जाइएगा, सब रहेगा उसमें, ऐसा नहीं सब मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मामला कहाँ आता है बेटा, चले थोड़ा सेक्शन सी पे आइए, ये क्वेश्चन देखिए बड़ा जबरदस्त है। सेक्शन सी पे आइए, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। A given point has a mass of इतना, calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and proton from each other. For simplify, assume that the point is generally मतलब Cu, बात किसकी चलेगी, बेटा इसको देखिएगा, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। चर्चा करें इस क्वेश्चन की। A given point has a mass of 3 gram. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutron and protons from each other. For simplify, assume that the coin is internally weighed at इतना। तो बड़ा अच्छा है यार, बहुत खूबसूरत है। आपसे पूछा क्या है, एनर्जी पूछा है ना, तो बड़े आसानी से बता देंगे। पहले हम बात कर लें, Cu 29 और 63, मतलब ये चीज Z इक्वल 29, A इक्वल 63। मैं डेल्टा M निकालूं, डेल्टा M इक्वल Z MP प्लस A माइनस Z MN और माइनस इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस इसको अंदर कर लीजिए और इसको कर दीजिए M कैपिटल है न्यूक्लियस का, ठीक है। डेल्टा M हो गया, और डेल्टा M ध्यान रखिएगा। फिर एनर्जी हमको निकालना होगा, E इक्वल डेल्टा M इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड है। तो एक कॉइन क्या करेगा, 1 ग्राम क्या करेगा। 3 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 3 ग्राम के लिए देखिएगा स्मॉल m यानी अवगाद्रो नंबर अपॉन कैपिटल M कर देंगे। कैपिटल M क्या है आपका, कैपिटल M इक्वल आपका हो जाएगा 63, ठीक है। स्मॉल m इक्वल 3 ग्राम, 3 × 10 की पावर -3 किलोग्राम, यानी इक्वल क्या हो जाएगा 6.023 × 10 की पावर 23 अवगाद्रो नंबर कहलाएगा। इतना कर देंगे तो आपका आंसर
लेकिन हाँ कैलकुलेशन इसका थोड़ा बड़ा है, करिएगा सभी लोग कैलकुलेशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा मत। आप लोगों को ये देखिए इतना व्यवस्था करनी पड़ रही है, इसको आप भूलिएगा मत, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते, आइए आगे देखिएगा थोड़ा, चले क्या है ड्रा द ग्राफ। हाँ याद रखिएगा न्यूक्लियस वाले चैप्टर में जाके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें इतना नहीं पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, इसको ध्यान दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा सभी लोग, आके स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 23। चलिए कह रहा है चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट द पॉइंट ए एंड बी। प्लस क्यू, अच्छा पेन चेंज करने के लिए बता रहा है, अच्छा काला ले लें। प्लस क्यू ए और बी पे माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। विच आर डिस्टेंस 2 एल, एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 एल, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी है 2 एल है, इनके बीच की डिस्टेंस देख लीजिए थोड़ा, हाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 2 एल है, 2 एल है, ठीक है। C is the mid point between A and B, C mid point है, इसका मतलब इतना L, इतना भी कितना हो जाएगा L हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। A and B, what is the work done is moving charge plus Q along the semicircle CRT, मतलब एक बार फाइनल पॉइंट एक बार इनिशियल पॉइंट, दोनों पे Q का हमको देखना है। तो W इक्वल Q VF माइनस VI, इनिशियल का पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल माइनस कर दीजिए। तो मैं पहले VF निकालूंगा, VF इक्वल कितना हो जाएगा, मतलब फाइनल वाले से। तो माइनस क्यू से इसकी दूरी कितनी है, पहले प्लस क्यू से देख लिया जाए। चलिए प्लस क्यू से कितनी दूरी है इसकी, K Q अपान, बोले जल्दी डिस्टेंस बोलिएगा, इनका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, अगर ये L है ये L है तो ये L होगा, मतलब टोटल 3L हो जाएगा, 3L हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका VF माइनस VI हो जाएगा, VF हाँ VF करेक्ट है, फिर माइनस Q KQ अपान KQ, याद रखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है L, तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा VF इक्वल कॉमन बेटा KQ बाई L, KQ बाई L कितना बचा 1/3 माइनस 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 में से माइनस 2/3, तो माइनस 2 KQ बाई 3L बचेगा। VF क्या है, अब VI निकाला जाए, VI इक्वल वही चीज हो जाएगा, VI यहां से कितना KQ बाई L माइनस KQ बाई L, कैसे यही है ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस L, यहां से यहां तक डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बेटा L, तो डिस्टेंस L और L हो जाएगी, जब दोनों डिस्टेंस L और L होंगे तो L तक कट ना जाएगा, तो VI इक्वल कितना हो जाएगा 0, तो W इक्वल कितना हो जाएगा Q, केवल VF बचेगा क्योंकि VI क्या होगा 0 होगा, और जब VI 0 होगा तो VF बच गया, तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पे VF की वैल्यू रख दो, W इक्वल कैपिटल Q और माइनस 2 KQ बाई 3, K की वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K इक्वल कितना रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रख के आप कट पे करेंगे तभी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा ध्यान से, खूब अच्छे से खूब खूबसूरत पॉइंट है। 24 देखिए, the total energy of an electron in the first excited state of the hydrogen atom is about 3.4 volt, minus 3.4 volt, ध्यान रखना यहाँ पे minus 3.4 volt। what is the kinetic energy, देखिए इसमें आपको रिलेशन बताया है, P के टोटल एनर्जी, P आपका 2x होता है, ठीक है, K आपका -x होता है, ये प्लस होता है, ठीक है, तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो इसका माइनस रखेंगे तो प्लस आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसका रखेंगे 2 गुना, तो 4 गुना 8 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और टोटल आपका गिवन ही था आंसर आंसर। ठीक है, तीसरा पूछा है आंसर, देखिए याद रखिए आंसर नंबर ए आंसर नंबर बी, ए और बी का आंसर हो गया। तीसरा पूछा व्हिच ऑफ द आंसर अबव, और याद रखिए लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा आप लोग, तब आप बेहतर समझ पाएंगे। व्हिच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इन द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज। ठीक है, व्हिच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इन द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज। याद रखिएगा कि पोजीशन चेंज होने पे काइनेटिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंफर्म जानिए। तीसरे सी वाले की बात बता रहे हैं, के आपका कांस्टेंट रहेगा because k is does not depend position of object, क्योंकि ये हाफ ए बी स्क्वायर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी पोजीशन के बाद। तो पहला चीज ये था पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज, के और पी में से कोई भी चेंज होगा टोटल चेंज हो जाएगा, एंड आल्सो टोटल एनर्जी भी चेंज, टोटल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा पूरे का। इसको आप बड़ी बात ध्यान दीजिएगा। 24 क्वेश्चन 24 का कौन आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 सही देखिए, इस क्वेश्चन को आइए देखा जाए। खूब अच्छा क्वेश्चन, खूब बेहतर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, अवेयर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर एबीसीडी कनेक्टेड टू। तो आपको पता है ना 4 ओम इज बेंट, हाँ एपी का रेजिस्टेंस एपी का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। पेन ले थोड़ा, पेन ले लें, ध्यान दीजिएगा तब समझ आएगा। पेन ले लें, एपी का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। ठीक है, आर सीन बी एट द सेम पोटेंशियल, कौन कौन बी एंड पी, बी और पी का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट डीपी, डीपी का डी और पी का आपको क्या बताना है रेजिस्टेंस बताना। पार्ट व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट डीपी, डीपी a wire bearing for crystal 4 ohm is the bent in the shape of the square ABCD, A is connected to point P, A किससे कनेक्ट है P पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक है, अप्लाइड बिटवीन A एंड C, पॉइंट B एंड P आर सी, A और P के कौन बताना है B और P, तो B और P A B C D, B और P के बीच का x समान आ जाएगा। चलिए है 1 हो गया 1 ओम AB 1 ओम क्योंकि स्क्वायर है भाई, AB 1 ओम, अगर ये x होगा तो ये 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए हम बनाना सीखें, किस प्रकार बनाते हैं उस बात की चर्चा करें। ठीक बेटा, आइए चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए 1 ओम ही हो गया। ठीक है, ये वाला आपको 1 ओम हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा 1 ओम AB 1 ओम AB 1 ओम AB, ये x हो गया, ये 1 माइनस ये पूरा 1 था 1 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं आगे ध्यान से। ये हमारा फिगर बन जाएगा, इनका 1 ओम करके पूरा फिगर x, ये 1 माइनस x। ठीक है, अब आइए कुछ बात करते हैं आपसे, ध्यान से देखिए। ये दोनों किसमें है भैया, ये दोनों जल्दी बोलो सीरीज में थे, तो 1 प्लस कितने हो गए x हो गए। अब ये दोनों किसमें आ गए पैरेलल में आ गए। पैरेलल में जब ये दोनों थे बेटा, तो पैरेलल में आने के बाद जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये चीज लग जाएगा, ये चीज आ जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा है, और आपका कहा है बी एंड पी सेम पोटेंशियल है, बीपी सेम पोटेंशियल, पी अपॉन क्यू इक्वल आर माइनस व्हीटस्टोन ब्रिज का चीज है। तो 1 अपॉन 1 इक्वल 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस x 1 माइनस x रूट 1 माइनस 1 हो। x की वैल्यू आ गई बेटा, देख लो ध्यान से देखो, ये चीज आपका आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मामला? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी कलम पेपर से, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है था ना, हाँ 25 है, 26 पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। अच्छा ये चीज बताइए, the given figure show that the long straight wire with circular cross section, the crime study the
the current is distributed across the cross section और कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड द रीजन। बड़ी आसानी से होगी। पहले आप बड़े का निकाल फिर छोटे का निकालिएगा, माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये चीज आप अप्लाई करिएगा। अगर कर पाएंगे ठीक है, नहीं चलिए मैं इसको सॉल्व करा, चलिए सॉल्व करा देते हैं। चलिए बेटा देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। ये बड़ा वाला स्क्वायर है, ये छोटा वाला स्क्वायर है। पहले मैं केस फर्स्ट r ग्रेटर देन a द एम्पियर लूप में दिस लूप l इक्वल टू पाई l लेंथ 2 पाई r होगी, तो b इक्वल म्यू नॉट अपान 2 पाई r। तो एम्पियर लॉ लगाएंगे, a फार्मूला b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r बड़ा है ये के लिए, तो पहला आंसर आपका ये हो गया, b इक्वल r के लेस देन द एम्पियर लूप फर्स्ट l इक्वल टू पाई r। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, r1 करना है, l इक्वल टू पाई r1 कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे r1 ही दिया है, तो l इक्वल टू पाई r1 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए r करें ना, सॉरी r1 तो नीचे वाला r कर रहे हैं, चलिए r ही कर दीजिए। Now the current enclosed I is not I but is less than this value. Since the current distribution is uniform, the current enclosed I equal I pi r square upon pi a square equal I r square by a square। करंट निकल जाएगा। तो यूजिंग एम्पियर लॉ b इक्वल टू पाई r इक्वल म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो b इक्वल म्यू नॉट I 2 पाई a स्क्वायर इनटू r, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बन गया, r इज लेस देन a। ये आपका आंसर एक यहां हो गया, यहां एक आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद अब बंद भी करने वाले हैं, जो क्वेश्चन रहेंगे फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ही चलाएंगे, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन पे चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 27 करें, चर्चा कर ले रहे हैं। प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। प्रोड्यूस कौन करती है? इंफ्रा, इंफ्रा करती है। कौन करती है भैया? इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा, ठीक है बेटा, इंफ्रा करती है, इंफ्रारेड। तो कह रहा है कि एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। तो इज यूज्ड फॉर द स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सरे, एक्सरे, ठीक है। इन दोनों में से कोई आप ले लेंगे तो इस प्रकार आपका निकलते हुए आंसर, ये आंसर आप लिख दीजिएगा, आंसर आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? डिफाइन, कह रहा है कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इन एसआई यूनिट। तो हेनरी होती है इसके एसआई यूनिट, और टू सर्कुलर ग्रुप, वन ऑफ स्मॉल रेडियस एंड अदर ऑफ लार्जर रेडियस आर एंड सच आर ग्रेटर देन आर एंड प्लेस्ड कोएक्सियली और विथ सेंटर coinciding obtain the mutual inductance of the। चलिए इनको देख लीजिए पहले। N25 इक्वल M21 इक्वल I1, मतलब M21 इक्वल N252 अपॉन I2, ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। यूनिट कितनी होती है? हेनरी होती है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि 1 रहेगा, 1। पहले कॉइल में करंट को पर यूनिट करंट को चेंज किया जाए तो सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होता है वही आपका क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इसका ये रहेगा, यूनिट ये रहेगी, आपका नंबर आपको तैयार। फिर उसके बाद कह डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट एसआई यूनिट हो गया, टू सर्कुलर ग्रुप, वन ऑफ स्मॉल रेडियस एंड अदर ऑफ द लार्जर रेडियस सच। उसी तरह यहां लगेगा, अभी जो पीछे लगाया था, पीछे नहीं क्वेश्चन लगाता है, उसी तरह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पीछे जो क्वेश्चन लगे थे उसी तरह लगेंगे, ऐसा तो है नहीं। टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर कंडक्टर केप्ट डिस्टेंस। अरे भैया, अरे वही वाला जो इनके बीच में फोर्सवा लगता है भैया, F by L इक्वल म्यू नॉट I1 I2 by 2R, है कि नहीं? इसको जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें लास्ट में टॉपिक बहुत अच्छी टॉपिक है, इस देखिए थ्योरी टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पढ़िएगा जरूर इस टॉपिक को, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पैसेज पे स्टडी का पैसेज रीड करिए, इसको पूरा अच्छे से रीड करेंगे तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। क्या कह रहा है? बैरियर, एक द बैरियर पोटेंशियल डेवलप, इसमें बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। आइए देखिए इसको क्या करें, ध्यान से करते हैं। तो क्या निकालना है आपका? करंट I इक्वल V माइनस V बैरियर, बैरियर वाला अपान R हो जाएगा। V 3.5 माइनस इसका बैरियर 0.5 और बटे R, R आपका कितना है? 100, कितना आ जाएगा? 3
3 बटे कितना आ जाएगा 100। देखिए बैरियर पोटेंशियल घटा दिया जाता है, मेन पोटेंशियल से बैरियर पोटेंशियल घटा दिया जाता है, 3 बटे 100 आ जाएगा। 3 बटे 100 मतलब आपका कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 100 की 1 आ जाएगा यार 100 ओम, आर इक्वल 100 ओम। 3.5 में से 0.5 निकाल दिया गया, करंट आपका आ गया 100 ओम। चलिए ठीक है, 3 बटे 100 इसका मतलब 3 गुणे 10 की पावर -2, यही नहीं, ऊपर नीचे का 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 30 गुणे 10 की पावर -3, तो 30 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए मेन पोटेंशियल में से बैरियर वाला घटा दिया जाता है, मेन में से बैरियर क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। आगे चलिए सेकंड वाला देखिए, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान। देखिए इसको ए कहते हैं एनोड, देखिएगा ध्यान से, इसको एनोड और इसको कैथोड। अगर एनोड ग्रेटर देन कैथोड तो आपका होगा फॉरवर्ड बायस, और एनोड लेस देन कैथोड कौन होगा, रिवर्स बायस। तो आप इसमें बताइएगा कौन आपका सही रहेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्वेश्चन इसका, ठीक है। इतना बता दिया एनोड, देखिए ये बड़ा होगा इससे फॉरवर्ड, इससे बड़ा होगा इससे तो रिवर्स बायस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। डायोड ऑफ द सिंपल डायोड द नहीं नॉन अनोमिक डिवाइस, कौन, नॉन अनोमिक डिवाइस। डायोड किस पे डिपेंड करता है, नॉन अनोमिक डिवाइस पे करता है, ये वाला। आगे देखते हैं फिर, हाँ इसमें ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिएगा। देखिए याद रखिएगा पीएम फिर पीएम, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। अगर पीएम चल रहा है तो फिर पीएम चले, एनपी चल रहा है तो फिर एनपी चले, वही आपका सही होता है। पहला पीएन एनपी गलत, पीएन हुआ ना, फिर पीएन या पीएन एनपी पीएन सही, ठीक है ना। एनपी एनपी पीएन एनपी, ठीक है ये भी सही, एनपी हो तो एनपी होना चाहिए, इसका मतलब दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा आपका सही रहेगा आंसर, ठीक है बेटा। चलो इसी के साथ एक बेटा आपको बात बताएं, सभी लोगों को धन्यवाद, इतना आप लोगों ने देखा, इतना वॉच किया, और धन्यवाद देता हूं बेटा। इसके बाद के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं सेकंड सैंपल पेपर लेकर आऊंगा आपके सामने, कल या परसों में सेकंड सैंपल पे होंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। आपकी हर बैचें मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, हर सीबीएसई बोर्ड 9 to 12 और यूपी बोर्ड 9 to 12, और उसके बाद जेई नीट सब कुछ बैचें स्टार्ट हो जाएंगी। पढ़ाने वाले हम हैं, कुछ हमारे सहयोगी टीचर भी हैं जिनको आप लोग देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे, बेहतर होगा, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून अगेन, ठीक है बेटा। इसी के साथ हम इसको खत्म